कल हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। इन्फ्लेशन चैप्टर मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगा कि ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले हम लोग कवर करेंगे जो कि जल्दी फिनिश हो जाए और आपको लगे कि हाँ आपने कोई पढ़ाई करी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम आपको मिसलेनियस में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कवर करेंगे। जैसे कि पहला हमारा आ गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। किसी भी प्राइस का या किसी भी प्राइस, गुड्स का, सर्विसेज का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, उसका मूल्य कैसे तय होता है। अगर मान लीजिए कि आप पेन यूज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ होगा। थोड़ा तेज बोलिए। किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो दो चीज़ से डिटरमाइन होता है। एक होता है डिमांड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मांग, ठीक है। यही होता है ना मांग हिंदी में। और एक होता है सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ति या फिर आपूर्ति। तो यही दो चीज़ है जो आपको बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर नॉर्मल डेफिनेशन के पास जाए तो ए मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई पुल्स अप प्राइसेस, इधर द डिमांड इंक्रीजेज ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई और द सप्लाई डिक्रीजेज विद द सेम लेवल ऑफ डिमांड एंड दस द सिचुएशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेज। हिंदी में भी है, मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल कीमतों को बढ़ाती है, या तो आपूर्ति के समान स्तर पर मांग बढ़ जाती है या फिर मांग के समान स्तर पर आपूर्ति कम हो जाती है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अब इसको हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कैसे होता था। मान लीजिए कि एक अच्छा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई शॉप है, ये ब्रेड बनाती है, ठीक है। ब्रेड समझते हैं सब कोई। और ये डेली क्या करती है, दो ब्रेड बेचती है, दो ही ब्रेड बेचती है, ये हम मान के चलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझने के लिए। और इसके पास रेगुलर बेसिस पे सिर्फ दो कस्टमर आते हैं, ठीक है, सिर्फ दो कस्टमर। ये दो ब्रेड बेचती है, इसके पास रेगुलर बेसिस पे क्या होते हैं, दो कस्टमर आते हैं। कोई दिक्कत कुछ नहीं, नॉर्मल सा चीज़ है। तो इस वजह से ये एक ब्रेड का दाम क्या रखती है, 50 रुपये। नॉर्मल सा चीज़ है, जीवन सुखी चल रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इस शॉप पे दो के जगह 3, 4, 5, हाँ आगे भी बोलिए, इतने सारे लोग आने लगते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, डिमांड बढ़ गया। अब इस दो ब्रेड के लिए इतने सारे लोग हैं, तो जो आपका शॉपकीपर है, जो बेचने वाला है, ये क्या बेवकूफ़ है कि सिर्फ 50 रुपये में देगा। ये 50 रुपये में देगा नहीं, क्योंकि अब इसको पता है कि 50 रुपये से भी अगर अब वो पहले क्या करेगा, 55 रुपीज़ में बेचेगा। वो देखेगा कि कितने सारे लोग खरीद पा रहे हैं, तो देख रहा है कि 55 रुपीज़ में 3 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो और चालाकी करेगा। वो क्या देखेगा कि अच्छा मान लीजिए 55 में आपका 4 लोग खरीद रहे थे, या फिर वो क्या करेगा 60 खरीदेगा, करेगा 60 पे देख रहा है कि फिर 3 लोग खरीद पा रहे हैं। उसके बाद वो 65 करेगा तो देखिएगा सिर्फ 2 लोग खरीद पा रहे। ये तो पहले ही वाली बात हो गई, लेकिन इसको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो ये हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी और लोग बाकी हैं, हो गया ना, नहीं आपको नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि आपका सप्लाई उतना ही है
पर डिमांड क्या हो गया, वो बढ़ गया, लोगों की मांग जो है वो अचानक से बढ़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, आपने वो गेट देखा होगा जहाँ पे पुल और पुश लिखा रहता है, पुल की जगह हम पुश करते हैं, पुश की जगह हम पुल करते हैं। ठीक है, अब तो वो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, धकेले और खींचे, फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आता है, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, तो डिमांड पुल का भी कहीं ना कहीं मतलब वही होता है, डिमांड जो खींच रही है अपने तरफ, प्राइस को बढ़ा रही है। ठीक है, तो डिमांड पुल में कोई कंफ्यूजन, इजी सी चीज थी, पर ये देखने का इसको एक तरीका हुआ, इसको देखने का एक और तरीका, सेम शॉपकीपर है, सेम 2 ब्रेड है, सेम 2 कस्टमर है, ये क्या करता है, इसको वही 50 रुपए में बेचता है। उसके बाद शॉपकीपर क्या करता है, एक चालाकी करता है, वो क्या करता है, एक ब्रेड को छुपा देता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ब्रेड बचा हुआ, और ये इन दोनों को बताता है कि ब्रेड मेरे पास एक ही है। ठीक है, उसके पास है पर वो सप्लाई कम कर दिया है, तो अब उसके पास ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या कर, शॉपकीपर ने क्या किया, सप्लाई को कम कर दिया, उसके पास है फिर भी उसने सप्लाई को कम, लेकिन यहाँ तो डिमांड तो सेम है। तो अब जब दोनों कस्टमर्स को पता चलेगा कि ब्रेड एक ही है, तो दोनों आपस में लड़ेंगे, ये बोलेंगे कि मैं 55 दे दूंगा, ये बोलेंगे कि मैं 60 दे दूंगा। ठीक है, नॉर्मल से एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा देगा, शॉपकीपर क्या करेगा, उसको बेच देगा। तो पहले कंडीशन में क्या हुआ, डिमांड ज्यादा हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया। है दोनों एक चीज, दोनों है सेम चीज, दोनों में इन्फ्लेशन ही हो रहा है, पर दोनों का कारण अलग है। अगर आपको कोविड का टाइम याद हो, तो दुकान में सामान नहीं मिलता था, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो वो एक तरीके का सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन होता है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोविड में कुछ ज़्यादा खाने लगे थे, एक पैकेट की जगह 2 पैकेट नमक तो नहीं यूज़ कर रहे थे, सेम यूज़ कर रहे थे, पर जो सप्लाई का प्रोसेस था उसमें क्या हो रहा था, डिस्टरप्शन आ रहा था। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो एक सप्लाई शॉक काइंड ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि डिमांड सेम है पर सप्लाई कम है। ठीक है, ये 2 तरह के स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट होते हैं, आपको ये जानना चाहिए एक जनरल नॉलेज के हिसाब से। एक है केन्शियन, नाम सुना है कभी? अब जब आप एस्पिरेंट है और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो शायद इनका नाम सुनेंगे ही, या फिर मोनेटरिस्ट। केन्स नाम है, इसका कुछ हिंदी नहीं है। ठीक है, केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स इनका नाम था, जॉन मेनार्ड केन्स। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम के। 1930s में जब डिप्रेशन चल रहा था, तो इन्होंने एक सजेशन दिया था, आप सुनेंगे इसके बारे में। इन्होंने कहा था, लोगों को ना काम करने का मन था, ना लोगों की इनकम हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप लोगों को बोलिए कि गड्ढा खोदे सुबह, ठीक है, और फिर उसी गड्ढे को शाम में भरने बोलिए, और उसके आप पैसे दीजिए उनको। सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन जब कुछ भी ना हो करने को और ये भी करने मिले और उसके पैसे मिले, तो धीरे धीरे इकोनॉमी अपने लाइन पे आती है, क्योंकि उनको जो भी मिलेगा वो उसका डिमांड करेंगे। ठीक है, वो जाएंगे दुकान पे, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, तो इंडस्ट्री पे भी प्रेशर बनेगा कि हमें सप्लाई बढ़ाना है। ठीक है, तो ये उनका दिया हुआ थ्योरी था। तो केन्शियन जो है वो, उन्होंने ये चीज़ बोला कि डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। सेम उसके बाद मॉनेटरिस्ट आए, मॉनेटरिस्ट ये कहते हैं कि डिमांड क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग बढ़ रहे हैं, मॉनेटरिस्ट ये बोले कि लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। समझ में आया? है 2 ही लोग, पर इनके पास पैसा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई साइड को बता रहे थे कि आपका सप्लाई कम है। समझ में आया?
लोगों के पास पैसा बढ़, अब लोगों के पास पैसा कैसे बढ़ता? समझिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है कि चीनी, चावल, आटा गरीब तबके को पहुंचा रही है। मान लीजिए वो 100 रुपये डेली का कमाते थे, इन लोगों ने दिहाड़ी क्या बताया था, 350 रुपये, ठीक है। ये मान लीजिए डेली का कमा रहे थे, इसमें ये खर्च कर रहे थे उसको चावल आटे पे, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट इनको दे रही है, ठीक है, अब ये नहीं खरीद रहे, तो इनके पास जो पैसा बचेगा इससे वो बाकी चीज़ों का तो डिमांड करेंगे, तेल, नमक, इन सारी, तो यानी वो सारी चीज़ों का तो डिमांड बढ़ा, तो वो भी एक तरीके का इन्फ्लेशन हुआ या नहीं हुआ? किस तरीके का इन्फ्लेशन हुआ? वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन डिमांड पुल इन्फ्लेशन में? कैसे हुआ था? डिमांड पुल का इन्फ्लेशन लिखिए, और लिखिए इस बार, फोटो नहीं खींचना है, लिखना है। या फिर मैं बोल दूं, इंग्लिश वाले को बोल दूं या हिंदी वाले को बोल दूं, कोई किसी एक को बोल दूंगी और कोई दूसरा लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या वो वाइड एज इन्फ्लेशन ऑकर के अंदर भी आता है और कहीं कहीं ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के भी अंदर आता है। आपका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। लिखिए, समझ में आया आपको अभी हम जो समझाया? तो लिखिए इस चीज को। हो गया तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया? हो गया? तो अगर घर में 4 लोग हैं, माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई, और 3 रोटी है, तो बूढ़ी माँ क्या बोलती है? क्या बोलेगी? अगर घर में 4 लोग हैं, माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई, और 3 रोटी है, तो खाने को लोग बैठते हैं, तो माँ क्या बोलती है? नहीं, माँ बोलेगी बेटे की शादी करवाओ, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सप्लाई बढ़ाइए या तो आप डिमांड कम करिए। तो 4 लोग हैं, 3 रोटी हैं, तो बेटी की शादी करवा के इसको भेजो ताकि 3 लोग हों और तीनों रोटी खा सके। तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। प्राइस ऐसे ही डिटरमाइन होता है, डिमांड और सप्लाई के मेल को। अभी आप लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ये चीज़ आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग आते हैं यही हमारा प्राइस होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए मेन कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिया हुआ है। पहला दिया डिप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का अवमूल्यन,
ठीक है, यानी एक्सचेंज रेट का घटना। ये सारा आपके एक अलग अलग चैप्टर में है जिसको मुझे आपको पूरा पढ़ाना है, पर फिर भी मैं आपको इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने का कोशिश करूंगी। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब, एक्सचेंज रेट मैं कह रही हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, समझ में आया? अगर हम अमेरिका से कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम लोग किस रूप में पे करेंगे? डॉलर चाहिए उनको, ठीक है, और हमको क्या चाहिए? हमको रुपीस चाहिए। पर ऐसा होता है कि हमारा जो रुपी है वो हमेशा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 100 रुपीज़ $1, इसका मतलब ये है कि हमारा रुपीस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? इसको मैं एक अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगी। यानी हमारे मनी की वैल्यू कम है, तो लोगों के लिए, अमेरिका के लिए हमारी चीज़ें क्या हैं? सस्ती हैं। सस्ती हैं तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के इंडस्ट्री पे वो इम्पोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ की जो अपनी हमारी इंडस्ट्री है उन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो वो क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और हमारे कंट्री के लिए कम बच रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे कंट्री के लिए कम है, तो यानी कहीं ना कहीं फिर से डिमांड ज़्यादा हो गया हमारे। समझ में आ रहा है जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? मान लीजिए कि ये 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी, जिसमें से हमारा रुपीस का वैल्यू इतना कम हो गया कि चीज़ें सस्ती हो गई, ठीक है। बाहर के मार्केट के लिए हमारे देश की जो भी प्रोडक्ट्स है वो सस्ती हो गई, तो ये पहले क्या करते थे? 5 बाहर बेचते थे, लेकिन अब ये क्या करें? 7 बाहर बेच रहे हैं, तो हमारे अपने देश के लिए तो 3 ही बची ना, और डिमांड तो सेम है, समझ रहे हैं? डिमांड तो मान लीजिए हमारा सेम 5 का है, तो फिर से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आएगा। तो समझ में आया कि फॉल इन डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे एक रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग को समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? ठीक है ना? कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। मैम ने अननेसेसरी कमेंट्स पास करने के लिए मना किया, क्वेश्चंस के लिए मना नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद हायर डिमांड फ्रॉम फिस्कल स्टिमुलस, राजकोषीय प्रोत्साहन से उच्च मांग। जैसे कि अभी हम बताएं कि गवर्नमेंट क्या करती है? अपने तरफ से कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाती है या कुछ ऐसे ऐसे टूल्स यूज करती है जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा पैसा हो खर्च करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर दी, आपके पास पहले आप 100 रुपीज़ में आपका 10% टैक्स था, क्या आपके पास 90 रुपीज़ बचता था? अब वो 5% कर दी, तो आपके पास 95 रुपीज़ बचा। तो ये भी एक तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीज़न हो जाएगा। समझ में आया? और अगर टैक्स रेट बढ़ा दे तो? तेज बोलिए, तेज बोलिए। टैक्स रेट अगर बढ़ा दे तो क्या होगा? एक जनरल वे में बताइए। अगर टैक्स रेट आपके पास 100 रुपीज़ में 95 की जगह सिर्फ 90 रुपीज़ है, तो आप कम खर्च करेंगे। तो यानी जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है? टैक्सेस को, बोलिए, नहीं, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जब ऑलरेडी मार्केट में पैसा ज़्यादा है और गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि आपके हाथ में कम से कम पैसा हो खर्च करने के लिए, ठीक है। आपके जेब में कम से कम पैसा हो खर्च करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं? इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट मान लीजिए आपका घटा दी, आपके पास 100 रुपए थे, मैंने क्या किए? आपसे पहले मैं 5% लेती थी तो आपके पास 95 रुपए बचते थे, अब मैं 10%, वो तो इफेक्ट हो जाएगा ना। अब मान लीजिए कि मैं 2% आपसे ले रही हूँ, 2 रुपए ले रही हूँ, तो अब आपके पास 98 रुपीज़ बचते हैं। तो इन 3 रुपीज़ का तो, सॉरी, ये 2 रुपीज़ का तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे ना। समझ में आया? 3 रुपीज़ का, तो ये हो जाता है हमारा इन्फ्लेशन। पैसा ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, तो ये डिमांड। तो फिस्कल समझ में आ गया? अगर कोई पूछेगा कि कैसे गवर्नमेंट हेल्प करती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाने में, समझ में आया? ठीक है। वैसे ही मॉनेटरी स्टिमुलस भी होता है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रोत्साहन। कल मैंने क्या बोला था? 2 तरह की अथॉरिटी होती है, याद है? कल बताया था, आप बताइए। 2 तरह की अथॉरिटी होती है जो कंट्रोल करती है कि हमारे जेब में कितने पैसे होंगे। हाँ, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये मॉनेटरी स्टिमुलस किसके अंदर आएगा? आरबीआई, हमारी
बैंकिंग सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, लोन लेने जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कार लोन लेने जाते हैं, आई थिंक 20% के अराउंड उसका रेट ऑफ, मुझे नहीं पता, कार लोन का वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ना, तो उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब क्या करेंगे, कार खरीद। सेम चीज़ हुआ था यूएस में 2008 एंड 9 के दौरान, जब हाउसिंग इफेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, हाउसिंग लोन इतना सस्ता हो गया था कि सारे के सारे लोग वहाँ पे घर खरीदना शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर पड़ा था। आप लोगों ने सुना होगा कि रघुराम राजन ने उसका अंदेशा दिया था, ठीक है, दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर तो कहीं ना कहीं हाउसिंग बबल बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हुआ था। तो इसीलिए आरबीआई होती है इन सब चीज़ों का ध्यान देने के लिए। तो जब इस तरीके से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है, हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं, हम खर्च ज़्यादा करते हैं, उससे क्या हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आप एक्सप्लेन करके बताएंगे अभी हम क्या क्या बताएं, कोई भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बताइएगा, बताइए बताइए। प्रोडक्शन कॉस्ट की तो अभी हम बात भी नहीं किए, वो तो कॉस्ट पुश में आएगा, अभी हम डिमांड पुल पढ़ाए हैं। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, वो किसके अंदर आ जाएगा जो आप कह रहे हैं? आपने जो इससे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की, आप किस कुछ और नोट्स पढ़े, हो सकता है आपने पहले से पढ़ा हो, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपने जो बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है जिसकी वजह से दिए, तो वो किसके अंदर आ गया, फिस्कल के अंदर। जब फिस्कल और राजकोषीय हम लोग समझते हैं तो समझिए ये काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है। फिस्कल का मतलब ही वही होता है, ठीक है। उसके बाद जब मॉनेटरी आ जाएगा तो समझ लिए कि वो कौन कर रही है, बैंक्स कर रही है, ठीक है, आरबीआई कर रही है। कोई दिक्कत? आप हमको बताइए, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी या घटाएगी? बढ़ाएगी, ठीक है, यानी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। ये डिलीट कैसे होगा? अच्छा, ये तो इसमें कर दिया है, शिट, हाँ, सॉरी यार, इसको रिमूव करने के लिए नहीं है यहाँ पे कुछ भी, पेन पेन नहीं है जो मैंने इस पे कर दिया है इसको रिमूव करने के लिए। किधर है डस्टर? चलिए, मेन कॉजेज ऑफ डिमांड पुल का एटलीस्ट टॉपिक लिखिए अपने कॉपी में। नोट्स ऐसा बनाइए कि एग्जाम के एक दिन पहले भी खोलिए तो एटलीस्ट एग्जाम्पल से आपको याद आ जाए कि क्या पढ़े थे। कल पूछे थे, आज भी पूछ रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन है, कितने नंबर के गवर्नर है वो? 26। वो भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आप लोग भी ऑफिसर बन के गवर्नर बनिएगा, अगर इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़िएगा तब। और डिप्यूटी गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर
पूनम गुप्ता। इससे पहले कौन थे गवर्नर? उनका नाम तो फेमस था, शक्तिकांत दास। ये सब चीजें जनरल नॉलेज की है। थोड़ा कर देते हैं, ये दिख रहा है ना अच्छे से हिंदी वालों को भी? हो गया? सिर्फ टॉपिक लिखने हम बोले, उसका हेडिंग लिखिएगा, अंदर से फिर पीडीएफ आप लोग के पास आएगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, आप लोग के जो ग्रुप है ना उसमें पीडीएफ जाएगा। हो गया? ये नेक्स्ट रीजन ये लिख लीजिए। हो गया? और सेवाएं खरीदना चाहते हैं, लेकिन उपलब्ध प्रत्येक समिति नहीं है, सीमित है, मतलब सप्लाई सीमित है। हाँ, बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ जो हम बताए वो भी तो इसमें, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। कोई जल्दी से बताइए सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन क्या होता है? सप्लाई शॉक अभी हम आप लोग को बताएं, क्लास में ही चीजें पूछेंगे। अभी आप लोग को बताए थे सप्लाई शॉक क्या होता है, कोविड का एग्जाम्पल दिए थे, जब अचानक से सप्लाई कम हो जाए, एकदम से सप्लाई रुक जाए, ठीक है, डिमांड उतना ही रहे। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगर अचानक से हमारे यहाँ ऑयल आना बंद हो जाए, वो सप्लाई शॉक हो जाएगा। डिमांड तो उतना ही है पर सप्लाई अचानक से हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब चलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम लोग समझेंगे। क्लियर? अच्छा, सेम शॉप है। अब आप लोग जीवन में कभी दो ब्रेड का एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे शायद मेरे हिसाब से, ठीक है? सेम दो कस्टमर है, ठीक है, सेम वही डिमांड है, 50 रुपीज एक ब्रेड का डिमांड है। दो लोग, इकोनॉमी इस स्थिति में चल रही है, अज्यूम करेंगे। लेकिन ये ब्रेड कहीं से तो बन के आता है, किसी इंडस्ट्री से ये बन के आएगा, ठीक है? उसमें रॉ मटेरियल लगता है, ब्रेड को बनाने में आटा लगेगा, मैदा लगेगा, यीस्ट लगता है, चीनी, नमक जो भी है लगता है।
अगर उन सब चीजों का प्राइस बढ़ जाए, उन सब चीजों का प्राइस अगर बढ़ जाए, उन सब अगर आटे का दाम बढ़ जाए, ठीक है, और अगर आपका आटे का, गेहूं का, अगर आप नॉर्मली चाट वगैरह खाने जाते हैं तो अभी आपको मिलेगा प्याज, पुचके में भी चाट में भी, लेकिन जब प्याज का दाम महंगा होता है तो खाने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, मांगने पे भी, ठीक है। और नहीं तो चाट का प्राइस 20 रुपए से 50 रुपए वो लोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्याज महंगा है, समझ में आया? मतलब उसका जो कॉस्ट है, जो उसको बनाने में हम लोगों को लग रहा है, वही क्या है, वही महंगा हो रहा है। तो जब वो महंगा होगा, जब आटा महंगा होगा, मैदा महंगा होगा, नमक महंगा होगा, तो ब्रेड तो महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि इसको बनाने में ये सारी चीजें लग रही हैं, ठीक है। या जो लेबर्स इसको बना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा वेजेस दीजिए, कंपनी कहाँ से देगी, ठीक है, कंपनी अपना नुकसान तो कराएगी नहीं। अगर इसके पास जो भी लेबर्स होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग 350 की दिहाड़ी बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें 500 की दिहाड़ी दीजिए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये हो गया, इसको स्पाइरल भी बोलते हैं, तो आप हमको दीजिए। तो इनका क्या हो गया, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये क्या करेंगे, इसका दाम बढ़ा के 50 से 60 रुपए कर देंगे, या अपने हिसाब से जिसमें इनका प्रॉफिट भी निकल सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड सेम है, सप्लाई सेम है, लागत में वृद्धि हुई है, इसको बनाने में वृद्धि हुई है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यही है हमारा दूसरे काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, ड्यू टू राइज इन इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट समझ में आ गया, जो अभी हम बोले, इनपुट मतलब आउटपुट, इनपुट दो चीजें होती हैं, इनपुट को यूज करके आउटपुट बाहर निकल के आता है, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल्स है या वेजेस है या इम्पोर्ट कंपोनेंट, जिसमें भी वृद्धि होती है, टैरिफ अगर लग जाएगा तो यहाँ पे चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल किसी चीज़ का अगर हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, ठीक है, तो अगर टैरिफ उस पर लगा तो उसका प्राइस यहाँ बढ़ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो लास्ट में बन के आएगा उसका भी प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि अरे टैरिफ बढ़ गया, इसके वजह से जो है वो दाम बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, ठीक है। पुल और पुश में यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, दरवाजे खींचने में होते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसका रीजंस में हम लोग जाएंगे, क्या हुआ, राइज इन कंपोनेंट कॉस्ट, मतलब जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जो हमारा मूल्य में बढ़ोतरी हो रहा है, ये एक रीज़न हो गया। राइज इन लेबर कॉस्ट, जो भी अभी हम आपको बताएं, लेबर अपना चार्ज करती है 350 की जगह वो 500 रुपये मांगने लगी, ठीक है। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना नुकसान नहीं करवाता, ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट आता है ना तो वो उसके प्राइस के अंतर्गत में ही हो जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मान लीजिए कि टैक्सेस लग जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स अगर बढ़ जाता है, उनकी इंडस्ट्री में टैक्सेस बढ़ जाती हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट। और सेम है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जैसे हम आपको अभी एक्सचेंज रेट को समझाने का कोशिश किए थे। और मोनोपोली एम्प्लॉयर या प्रॉफिट पुश एम्प्लॉयर का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसी मार्केट में कंपनियां होती हैं जो चाहती हैं कि हमारा आधिपत्य हो मार्केट में, तो पहले वो चीज़ों प्राइस को कम करती है, फिर वो प्राइस को बढ़ाती है। कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, बता रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक होता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, यानी उनको प्रॉफिट बढ़ाने से मतलब है अपना, ठीक है, वो उनको प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, ना तो वहाँ पे रॉ मटेरियल में कोई कमी है, ना डिमांड में, ना सप्लाई में, बस उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो प्राइसेस बढ़ाएंगे। डेटा का चार्जेस 50 रुपये में 1 GB कर देंगे, ठीक है। हाँ, कैसे टैरिफ, कैसे, मान लीजिए कि आप, सुनिए, सॉरी एक मिनट, मान लीजिए कि आप आयरन और आयरन बाहर से मंगवाते हैं,
इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो टैरिफ के पहले आप इसके लिए 100 रुपए पे करते थे, अब आप इसके लिए कितना पे कर रहे हैं? टैरिफ बढ़ गया है 150 रुपए, आप ड्यूटी पे कर रहे हैं। अब आपको लोहा का कोई चीज बना के बेचना है, समझ रहे हैं? तो आप लोहे का अगर कोई चीज 200 रुपए में बेचते थे तो क्या अभी भी 200 रुपए में बेचिएगा? नहीं बेचिएगा। तो जो भी चीज आप अगर बाहर से मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ बढ़ गया तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए ज्यादा पे करेंगे, समझ में आया? तो जब ज्यादा पे किए तो जब रॉ मटेरियल लोहे का दाम 100 से 150 रुपए हो गया तो लोहे की कोई भी चीज जो हम लोग बेचेंगे उसका दाम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये टैरिफ ऐसे हमारा इफेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे भी इन्फ्लेशन आता है हमारे एक्सचेंज रेट पे, समझ में आया? क्या? देखिए टैरिफ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पढ़ेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी भी होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होता है, और दोनों का कंबाइंड भी होता है, ठीक है। ये अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके से लगता है तीनों ड्यूटीज। जैसे कि ज्वेलरीज वगैरह आता है तो जो आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप देखते हैं कस्टम ड्यूटीज ये सब, तो बहुत इसको हम पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी हम आपको एक ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, समझ में आया? दोनों ड्यूटी होती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए रीजन रिपीट करिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, बिना बताए सबके सब। तेज 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 बोलिए। हाँ, क्या होगा एक्सचेंज रेट? क्या होगा एक्सचेंज? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? क्या होगा एक्सचेंज रेट? क्या बताए थे? घटेगा। तब तो हमारा करेंसी चीप हो जाएगा, तब तो बाहर की कंट्री हमसे ज्यादा डिमांड करेगी, तब तो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, समझ में आया? कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिए थे ना कि 10 के जगह पहले 5 भेज रहे थे, अब हम 7 भेज रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए कितना बचा? बस 3, ठीक है। और डिमांड तो उतना ही है ना, जो पहले 5 लोग डिमांड कर रहे थे अब भी 5 लोग ही डिमांड कर रहे हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ? तो और एक बताइए, आप बताइए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कारण। हाँ, लेबर, तो एक्सचेंज रेट क्या, लेबर कॉस्ट क्या? हाँ हाँ, एक्सचेंज रेट गिरेगा, फॉल्स इन एक्सचेंज रेट बताया, ठीक है। और रीजन बताइए, बोलिए। प्रॉफिट पुश, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल। इनपुट कॉस्ट मेन तो आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, जो बताया था जो बताया था कि ब्रेड बनने में किस चीज़ का यूज़ होता है, अगर वही महंगा हो जाएगा, इनपुट ही महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट महंगा हो, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और जब किसी चीज़ को बनाने में लागत बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड वहाँ पे फिर भी अभी सेम है, ठीक है। कॉस्ट पुश में डिमांड का जिक्र नहीं करेंगे कि डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। कॉस्ट पुश में बस हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट का जिक्र करेंगे। इसके बारे में कुछ लिखिए, थोड़ा सा कॉपी में नोट करिए कॉस्ट पुश के बारे में। यहीं तक लिखिए ना, इनपुट प्राइसेस तक लिखिए।
यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, हाँ ये इसने 2021 में, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करें, दिया है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, ठीक है। पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, दूसरा है फिस्कल स्टिमुलस, ठीक है, तीसरा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, चौथा है हायर परचेजिंग पावर, पांचवा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। सिर्फ एक नहीं है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, जैसे कि ऑप्शंस पे दिया हुआ 1 2 4 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5। देखिए या आपको, आप इतना बताइए ना इसमें से क्या क्या आपको सही लग रहा है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज सही लग रहा है कि नहीं आपको। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का जो अभी हम आप लोग को बताया ना फिस्कल स्टिमुलस, कि जब टैक्सेस कम करती है ताकि लोगों के पास ज्यादा पड़े तो वो एक्सपेंशनरी ही होता है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होगा कि नहीं होगा, होगा। फिस्कल स्टिमुलस होगा, इसमें बड़ा है। अब है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, मतलब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है उस हिसाब से हम लोगों को वेजेस देंगे। ये इन्फ्लेशन ये तो फिर नॉर्मल कर देगा कि जैसा इन्फ्लेशन आपको वैसा वेजेस दे रहे हैं, तो फिर इन्फ्लेशन क्यों होगा, नहीं होगा। उसके बाद हायर परचेजिंग पावर, इससे होगा, कौन बोल रहा होगा, हाँ इससे होगा। परचेजिंग पावर का मतलब हमारी ज्यादा से ज्यादा खरीदने की क्षमता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया यूपीएससी इकोनॉमिक्स का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आ गया, ऐसा नहीं है कि कुछ एलियन लग रहा है आप लोगों को। चलिए, हाँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कॉजेज का भी ये लिख दीजिए, टाइटल बस लिखिए ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, इसमें सारा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के पढ़ना अंधेरे में तीर मारना होता है। आप भूल जाएंगे जितना भी हम आपको कल भी पढ़ाए हैं, आज भी पढ़ाए, वो सब भूल जाएंगे आप लोग। अभी आपसे पूछे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, बता पाएंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हाँ तेज बोलिए। हेडलाइन को इंक्लूड किए, परसों पढ़ाए थे, आप लोग को याद है, बोल दिया, सब बोल दिए तो थोड़ा तेज बोलिए ना, हमको सुनाई दे। आपको याद है हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, परसों हिंदी में भी पढ़ाए थे। जिसमें फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं वो कोर। और क्यों एक्सक्लूड करते हैं, इसका भी रीजन बताए थे, क्यों एक्सक्लूड करते हैं। हाँ, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है नेचर में, कभी भी कोई भी युद्ध हुआ आपका फ्यूल का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो वो असली नहीं दिखाएगा आपको इन्फ्लेशन। तो इसी वजह से एक वो भी होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका। अभी तक कोई दिक्कत, कोई भी ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया हो। हम चाहते रास्ते में कोई भी अगर आपको पकड़ के पूछे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, तो आप उसको समझा दीजिए। अगर वो 5 साल का बच्चा है उसको भी समझा दीजिए। आपके दिमाग में खुद इतना क्लियर होना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, तो आप उसको क्लियर करके उसको समझा सके। चलिए, हो गया ये, हाँ। सप्लाई शॉक क्यों होता है, जब अचानक से सप्लाई रुक जाता है। मान के देखिए, हम कोविड का एक एग्जांपल दिया, या इंडिया मान लीजिए ऑयल कहीं से इंपोर्ट कर रहा है किसी कंट्री से,
रशिया से सप्लाई, एक एग्जांपल लेके चलिए, वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है 150 बैरल पेट्रोल डीजल जो भी होता है, ठीक है, ऑयल। अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। अब इनके वॉर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, किसी को भी पता है, इनका सारा अपने में ही यूज हो गया। अब आपके कंट्री में ये आता था, ये आना ही बंद हो गया, तो सप्लाई का शॉक लगा आपको, आपके कंट्री में सप्लाई अचानक से बंद हो गया, लेकिन डिमांड आपका उतना ही है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं 125 लोग इसका डिमांड करते थे, अब तो 150 वो भी आना आपका बंद हो गया, तो आपको शॉक लगा ना। तो ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ ही जैसे तैसे जो भी है उसको यूज करने का कोशिश करेंगे। तो आपके यहाँ के जो भी पेट्रोल ओनर या डीजल ओनर होंगे वो इस करेंगे, भाव मारना शुरू करेंगे, ठीक है, वो दाम बढ़ाना शुरू करेंगे कि अब आपके पास बाहर से तो कोई उम्मीद नहीं है, तो आप यहीं से लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही सवाल करते रहिए। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया। अब ये मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन पे हम लोग आएंगे। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, क्लियर? कोई डाउट? तेज बोलिए, बोले क्लियर। हाँ, अब हम लोग मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन पे आएंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन हम लोग को बता दिए थे, हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे क्या होता है। लिखा हुआ है इट इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन कॉन्ट्रास्टेड विथ कोर इन्फ्लेशन, यानी पहले कोर इन्फ्लेशन पढ़िए। कोर इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इग्नोरिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स, बताए थे वोलेटाइल कंपोनेंट्स फूड और फ्यूल को इग्नोर करता है। किसको इग्नोर करता है? ये कैसे करते थे, ये कैसे होता था, पेन कैसे आता था यहाँ पे, ये ओ अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा। वोलेटाइल कंपोनेंट्स में सिर्फ दो चीजें हैं, फूड एंड फ्यूल। ये वोलेटाइल है इसलिए यहाँ से हट भी जा रहा है, अब तो नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक है, अब आएगा, अब यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सच में वोलेटाइल है, समझ में आ गया? ठीक है, अब करेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा छोड़िए, फूड एंड छोड़िए, फूड एंड फ्यूल समझ में आ गया। इतना वोलेटाइल है कि मार्कर भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, कभी भी ये बदल जाएगा, इसकी वजह से इसको हम लोग करते हैं। और हेडलाइन क्या होगा, हेडलाइन सबको लेके चलेगा, फूड को भी फ्यूल को भी लेके चलेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, कहाँ? अच्छा, ओनली WPI ऑफ नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग, WPI अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उसका नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट में। एक ये चीज इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कि इन्फ्लेशन मेजर करने का एक तरीका होता है जीडीपी डिफ्लेटर, उसका ये फॉर्मूला होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100, ठीक है। प्राइस जब किसी भी चीज का बढ़ता है ना, या मान लीजिए कि आपका इनकम बढ़ता है, तो दो इफेक्ट होता है, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है रियल। एसबीआई क्लर्क का 2010 में सैलरी था 24,000 रुपए, आज के डेट में उसका 50,000 है मान लीजिए, तो क्या वो चीजें दुगनी खरीद पाएगा? नहीं खरीद, क्योंकि उस हिसाब से उसका दाम भी, तो वो किस चीज के अंदर आएगा? रियल के अंतर्गत, ठीक है, वो रियल इफेक्ट आपका बताएगा। और नॉमिनल क्या बताया कि हाँ 100% से आपका प्राइस, आपका जो इनकम है वो बढ़ गया, तो जीडीपी डिफ्लेटर ऐसे कैलकुलेट होता है। नॉमिनल समझ में आ गया,
जो सिर्फ प्राइस के फॉर्म, जो सिर्फ मनी के फॉर्म में है। कोई दिक्कत? और रियल समझ में आ गया? अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पीपीआई भी है, होलसेल भी है और सीपीआई भी है। फिर से आप लोग बोर हो रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। पढ़नी तो बहुत चीजें, पर मुझे ही टाइम कम मिला ना, आप लोग से टाइम कम मिला हमको, तो हम क्या करें इसमें। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है। सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं और डब्ल्यूपीआई को होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। ये रिटेलर है, ठीक है, ये होलसेलर है, ये प्रोड्यूसर है, और हम लोग कहाँ हैं? एक चीज हम लोग सब में कॉमन है, वो ये है कि हम लोग सब कंज्यूम करते हैं। इंसान पैदा होता है उस वक्त से ही कंज्यूम करना शुरू कर देता है, वो कमाए चाहे मत कमाए। किसी का भी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। वो पैदा हुआ, उसने कंज्यूम करना शुरू किया, मरते तक भी आप कंज्यूम करेंगे। उसको उपभोग करना, ठीक है। कंज्यूम करने का मतलब किसी भी चीज को उपभोग करना, ठीक है। वो पैदा हुआ, वो दूध पिएगा, कोई भी प्रोडक्ट का आएगा, वो तो कमा नहीं रहा है, उसके मम्मी पापा उसको दे रहे हैं। या कोई इंसान रिटायर कर जाए, वो भी फिर भी वो चीज़ों का, वस्तुओं का, हवा का, पानी का, इन सब चीज़ों का हम लोग उपभोग तो करते हैं। तो हम सब में एक चीज़ कॉमन है कि हम सब कंज्यूमर हैं, किसी ना किसी चीज़ का हम लोग उपभोग कर ही रहे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, शुरू यहाँ से होता है, प्रोड्यूसर है, यहाँ से उसको वो बनाना शुरू करेगा। जो भी रॉ मटेरियल है, मान लीजिए कि ब्रेड से ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो यहाँ बननी शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ आती है? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास कहाँ आती है? रिटेलर के पास। रिटेलर के पास के बाद वो कहाँ आती है? कंज्यूमर के पास। तो हम लोग अक्सर मम्मी लोगों को बोलते हुए सुने हैं कि कोई भी चीज़ खरीदना है तो होलसेल पे खरीदो। क्यों? क्योंकि होलसेल पे वो चीज़ें जो है वो सस्ती मिलेंगी। ऐसा होता है। और रिटेलर तक आते आते वो चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा ये हमारे, जब गवर्नमेंट को देखना होता है कि इन्फ्लेशन आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो वो इसी को ट्रैक करता है। वो देखता है कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। समझ में आ? क्योंकि अगर वो देखेगा कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो अपने आप यहाँ पे भी महंगी होंगी, यहाँ भी होंगी, यहाँ भी होगी। तो वो इन्फ्लेशन को पहले ही ट्रैक कर लेगा। गवर्नमेंट है या आरबीआई है, वो पहले ही देख लेगी कि हाँ इन्फ्लेशन आने वाली है, तो इसके हिसाब से वो अपना
मेजर यूज करेगी, ठीक है। तो इसको जो उस मेजर्स को जो बोलते हैं वो आपके दूसरे टैब में है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ये हमारे कंट्री में यूज नहीं होता है पर जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हमारा कुल कमोडिटी का संख्या हम आपको बता देते हैं 697 होता है, ठीक है। कि उन सारे कमोडिटी का प्राइसेस देखेगी गवर्नमेंट या फिर हम देखेंगे और इसके हिसाब से हम तय करेंगे कि इन्फ्लेशन आने वाला है कि नहीं है या इन्फ्लेशन कितना होगा, ठीक है। उसमें पूरा जो आपका प्रोडक्ट का संख्या जो होता है वो होता है 697, ठीक है। कितना होता है होलसेल 697, कोई भी पूछे तो बताएंगे 697। तो होलसेल 697 प्रोडक्ट हुआ। इसको भी हम लोग फर्दर 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ओ अच्छा 697, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या हमारा आता है प्राइमरी आर्टिकल। क्या आएगा हिंदी में आपका दिया हुआ है आपके पीडीएफ में, ठीक है। वो हम दूसरे टैब में जाएंगे तो हम बता देंगे। प्राथमिक आर्टिकल इसको बोलेंगे। होलसेल मतलब थोक, समझ में आ रहा है सीधी सी भाषा में। उसके बाद आपके पास आता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ये कैसे डिलीट होगा अगर हमको ये डिलीट करना हो तो? ये बना के हम छोड़ देंगे, आप लोग ऐसे भी ज्यादा थक गए शायद। ये हम ऐसे आपको बता देंगे कॉन्सेप्ट में। हम सोचे थे आज इन्फ्लेशन खत्म कर देंगे पर आज तो ऐसे भी 15 मिनट बाद क्लासेस शुरू हुई है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइम पीछे से पीछे बोल, ठीक है। ये क्या हुआ प्राइमरी आर्टिकल। अब होलसेल में तो इतने सारे प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाने से लेके पंखा हो गया, आप चेयर पे बैठे वो भी एक प्रोडक्ट हो गया, ये भी एक प्रोडक्ट हो गया, कपड़ा भी एक प्रोडक्ट हो गया। तो सारे प्रोडक्ट को किसी भाग में तो डिवाइड करेंगे, किसी किसी भाग में तो डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा क्या प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा मैन्युफैक्चर्ड। हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, वो दूसरे टैब में ही है, ठीक है, जिसमें इसकी हिंदी दी हुई है। और तीसरा क्या हो गया फ्यूल एंड पावर। ये सारे प्रोडक्ट को इस 3 भाग में डिवाइड करके, प्राइमरी आर्टिकल के अंदर भी फूड आता है लेकिन रॉ फूड जैसे होता है वो आता है। इसका वेटेज क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट का जो वेटेज है वो 22.62%। अभी हम आप लोग से एक सवाल पूछेंगे, इसमें आप लोग हमको बताइएगा इसका क्या है 64.23% है, इसका क्या है 13.15% है। इन दोनों का इतना कम क्यों है 64, इन दोनों का इतना कम क्यों, इसका वेटेज इतना ज्यादा क्यों है? सोच के बताइए, हम आप लोग को बताए हैं। हाँ, मैन्युफैक्चर का ज्यादा और इन दोनों का, जिसमें फ्यूल है जिसमें प्राइमरी आर्टिकल है, उसका वेटेज इतना कम क्यों है? क्योंकि अभी हम बताए थे ना कि वो वोलेटाइल होते हैं कहीं ना कहीं नेचर में, शायद इसीलिए WPI ने भी इसको वेटेज ज्यादा दिया है और इन दोनों को वेटेज कम दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोग के दिमाग में हमको नहीं लग रहा है कि ऐसे भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्राइमरी आर्टिकल्स में बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें फूड आर्टिकल्स भी होते हैं। 697 उसको तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक बोले फूड आइटम होता है जो रॉ में होता है, एक फूड आइटम जो आपका रेडी में आइटम्स होता है, ठीक है, वो आपका थर्ड वाले में भी आता है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में वो सारे आर्टिकल्स आते हैं। सर ने बोला कि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो 697 को वो 3 पार्ट में, अगर आपको वो जानना होगा तो हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन जैसे मुझे नोट्स दिया गया है उसमें इतना दिया हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये है नहीं जितना टाइम लग रहा है हम लोगों को। चलिए, थैंक यू।
और ये पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। वो सीपीआई है, ये जो आप 460 पढ़ रही है ये सीपीआई के अंदर है, वो डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई के अंदर 697 आइटम्स है, ठीक है, वो सीपीआई है।